स्मार्ट शहर और गांव, डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो, है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को कैसे विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि कई बार शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से हमेशा आगे रहे, वो इसलिए क्योंकि उनमें संसाधनों की कमी पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा संसाधनों की कमी पाई जाती है, पर शहरी क्षेत्र में लोगों को हर तरह की सुविधाएं दी जाती है। पर इसी सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने नाबार्ड की स्थापना की। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसके आ जाने के बाद ग्रामीणों और किसानों को उनके संसाधनों में काफ़ी राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। इसके आ जाने के बाद किसानों को खेती में काफ़ी हद तक राहत मिली है, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन आसानी से उपलब्ध रहते थे। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आज आपको लिए चलते हैं गिरिडीह पे रह रहे उन किसानों के पास जो कि नाबार्ड से लाभान्वित हो रहे हैं और इसके बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। किसान उत्पादक समूह यानी कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे एफपीओ के नाम से जाना जाता है, यह किसानों द्वारा बनाया गया एक स्वयं सहायता समूह है, जहां किसान ही किसान की मदद करते हैं। किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ने वाले किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग सहित आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाता है, ताकि कृषि कार्य करने वाले लोगों का मनोबल बढ़े और वो खेती बाड़ी में बिना किसी अड़चन के बेहतर प्रदर्शन कर सके। नमस्कार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम गिरिडीह जिला के लेदा गांव में हैं और हम जैसा कि जानते हैं कि जब किसान का समूह बन जाता है तो किसानों की उन्नति होती है। नाबार्ड इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। नाबार्ड के सहयोग से उत्पादक समूह बना है किसानों का और ये किसानों के लिए काफ़ी हित में है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आरोही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में फ़िलहाल 580 किसान हैं और सबका शेयर कैपिटल 1000 रुपया है और 5,80,000 का कैपिटल पूंजी है हम लोगों के पास। और किसान आरोही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में जुड़ने के बाद उनके जीवन में बदलाव आया है। जैसे कि हम लोग सब्जी उनके द्वारा किया हुआ उत्पाद को हम लोग उचित मूल्य पर लेकर के मार्केटिंग लिंकेज हम लोग करते हैं। और क्या क्या कार्य किया था? आपने बताया कि बाजार उपलब्ध कराया जाता है, इसके अलावा भी और क्या कुछ कार्य किया जाता है? इसमें कौन कौन सी संस्था का मदद करती है, सरकार का क्या योगदान इसमें है? सबसे पहले नाबार्ड का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। हम लोग नाबार्ड से जुड़ करके एफपीओ का गठन 1 फरवरी 2020 में हुआ और जब से नाबार्ड का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है और नाबार्ड के द्वारा हम लोग को लेदा रूरल हाट का निर्माण करवाया गया और उस बाज़ार में हम लोग किसानों के उत्पादित मूल्य को खरीद करके हम लोग फिर अगल बगल जो मार्केट यहाँ पे है उस मार्केट में हम लोग उस किसान का सब्जी लेकर के हम लोग बेच करके उनका जो उचित मूल्य होता है हम लोग किसान को उपलब्ध कराते हैं। अगर कोई किसान आपके समूह में जुड़ना चाहता है, क्या क्राइटेरिया, क्या प्रक्रिया, कैसे कोई किसान जुड़ता है और किस तरीके से उसको लाभ मिलता है? सबसे पहले किसान से हम लोग उनका आधार लेते हैं, वोटर कार्ड लेते हैं और जो हमारा कंपनी का जो सदस्यता शुल्क है, रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग जिसको कहते हैं, वह उसका 100 रुपया होता है और उस तरह से हम लोग किसान को उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। नाबार्ड किसानों को एफपीओ के तौर पर संगठित कर उनका क्षमता वर्धन करते हुए उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्पित है। एफपीओ के साथ समन्वय बनाकर नाबार्ड ग्रामीण समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। किसानों को कारोबार बढ़ाने, बागबानी और सब्जी की फसलों के विपणन के लिए नाबार्ड से कृषि ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नाबार्ड के द्वारा ये जो पिकअप वैन है हम लोग को सब्सिडी पे मिला है। इसमें 6,58,000 सब्सिडी है और बाकी बात जो लगा है और हम लोग किसान के फंड से जो हम लोग कलेक्ट किए हैं उसे
जमा करके ही लिए हैं। और इससे जो बाज़ार में सब्जी नहीं बिकता है तो ये सब्जी हम लोग दूसरा बाज़ार में ले जाके बेचते हैं और किसान को जो वाजिब मूल्य होता है वो देते हैं। और इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है, जैसे अभी हम लोग धान क्रय केंद्र लिए हैं तो किसान का जो घर से धान होगा वहाँ से उठाएंगे और क्रय केंद्र में जो उसका पैसा मिलेगा उसका पैसा देंगे। और सब्जी में अभी जो सब्जी होता है छोटा छोटा किसान का जो 2 किलो 4 किलो 10 किलो जो सब्जी होता है कलेक्ट करके लाएंगे और जो अच्छा बाज़ार है वहाँ बेचेंगे तो उसका वाजिब मूल्य भी मिलेगा और एपीसी में भी कुछ पैसा जमा होगा। पहले जब गाड़ी नहीं था उसमें क्या समस्या हो रही थी, जब गाड़ी आ गई तो किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है? पहले गाड़ी नहीं था तो जैसे किसान जो बाज़ार में यहाँ लाते थे वहीं जो बेचते थे, उसके बाद जो नहीं बिकता था हम लोग का यहाँ कोल्ड है उसमें रख देते थे और नेक्स्ट दिन दूसरा बाज़ार ले जाते थे। तो अब होगा कि हम लोग किसान से खुद ले लेंगे, जो बाज़ार मूल्य चलता है उसको दे देंगे और ख़रीदने के बाद हम लोग जैसे दूसरा मंडी में भी ले जाके बेच सकते हैं, बेचेंगे। जिस राइस मिल से हम लोग धान कुटते हैं, ये राइस मिल नहीं था उससे पहले हम लोग काफ़ी दिक्कत होता था। एक गांव से लेकर दूसरे गांव में सभी किसानों को लेकर जाना पड़ता था धान कुटाने के लिए, जिससे हम लोग काफ़ी कॉस्ट लगता था, भाड़ा भी लगता था। अभी हमारा कंपनी में राइस मिल हो गया, इससे हम लोग धान कुटते हैं किसानों को भी एकदम सस्ते रेट में, क्योंकि हमारा सोलर बेस्ड है, सोलर से चलता है, हमको डीजल नहीं लगता है, पेट्रोल भी नहीं लगता है। और ये हमारा पल्पलाइजर मशीन है, इससे हम लोग सत्तू पीसते हैं, चना पीसते हैं, गेहूँ पीसते हैं, ये भी सब सस्ते रेट में पीसते हम लोग हैं। पहले महंगा बहुत था, किसानों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता भी था, दूसरे तीसरे गांव में भी लेके जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये मशीन हम लोग को IF के हिसाब से लोन मिला है स्टेट बैंक से, मिला है, जिसमें हम लोग को नाबार्ड का सपोर्ट रहा है और हम लोग को इसमें 1 लाख रुपया लगाना पड़ा है अपना कॉस्ट। इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है? इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। पहले किसान 1000 रुपये कुंटल कुटाया करता धान और हम लोग अभी 50 रुपये कुंटल पीस के देते हैं, कूट के धान देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोलर का सिस्टम है। इसके लिए नाबार्ड कितना सहयोग किया इसका? इसमें नाबार्ड सपोर्ट किया है, 3 लाख सपोर्ट किया है नाबार्ड, 3 लाख 20,000 सपोर्ट नाबार्ड किया है इसमें। इन दिनों झारखंड के गिरिडीह जिला स्थित लेंदा गांव में नाबार्ड संपोषित किसान उत्पादक समूह को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। उस समय किसान उत्पादक समूह के सहयोग से लेंदा गांव के सैकड़ों किसानों ने खेती बाड़ी को ही जीवन यापन का आधार बनाया। उस समय यहाँ के किसान भाइयों ने फसलों के बेहतर दाम हासिल किए। वर्तमान समय में भी नाबार्ड संपोषित किसान उत्पादक समूह ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का कार्य निरंतर कर रहा है। मैं मनोज कुमार वर्मा ROE फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का एक डायरेक्टर हूँ। हम जो देख रहे हैं कि पीछे जो कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है उससे किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है? इस कोल्ड स्टोरेज बनाने में किस संस्था का सहयोग रहा है? एक सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज है जो नाबार्ड के सपोर्ट से मुझे मिला है। पहले जैसे हम लोग सब्ज़ी तोड़ते थे, बाज़ार ले जाते थे, जो बच जाता था वो सब्ज़ी जो है सो नुकसान हो जाता था। अभी कोल्ड स्टोरेज मिलने से वो सब्ज़ी स्टोर करके रख लेते हैं और दूसरे मार्केट में भी बेच लेते हैं और सही मुनाफा मिलता है। ऐसे हम लोग पहले जो सब्ज़ी तोड़ते थे उसका नमी कम हो जाता था, अब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो सही नमी मिलता है, वज़न कम घटता है, सही मुनाफा मुझे मिलता है। तो ये जो इससे कितने किसान लाभान्वित हो रहे हैं? अभी हमारे कंपनी में 700 किसान जुड़े हुए हैं, उसमें अभी 400 किसान लगभग इसमें सब्ज़ी रखते हैं। इस कोल्ड स्टोरेज के बनने के बाद से किसान कितने आर्थिक सशक्त हो पाए? क्योंकि पहले कहीं ना कहीं सब्जी बर्बाद होता होगा, उनको नुकसान होता होगा, लेकिन कोल्ड स्टोरेज आने के बाद से उनकी आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है? काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे जो सब्ज़ी बच जाता था वो वेस्ट हो जाता था, अभी तो स्टोर करके हम सही मुनाफा मिल जाता है। नमी भी मतलब बराबर मेंटेन रहता है, तो वज़न भी कम नहीं होता है, तो मुनाफा तो अच्छा हो रहा है। लघु और सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों को भी उत्पादक समूह में सदस्यता दी जाती है। ये FPO अपने सदस्य कृषकों को आपसी सहयोग से एग्रीकल्चर लोन, फसल की बिक्री, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग आदि की सुविधा मुहैया कराते हैं ताकि किसान को इधर उधर का चक्कर ना लगाना पड़े। मेरा नाम आशुतोष प्रकाश है। मैं गिरिडीह ज़िले का DDM हूँ, जिला विकास प्रबंधक। जैसा कि आपको मालूम है कि नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था है जिसका मूल उद्देश्य ही कृषि और ग्रामीण विकास करना है और हम लोग मॉडल प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तर्ज पे हम लोग गिरिडीह ज़िले में किसान उत्पादक संगठन
का निर्माण करवाए हैं। पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा गिरिडीह में 22 किसान उत्पादक संगठन कार्यरत है। अभी हम लोग गिरिडीह प्रखंड के लेदा गांव में है, जहां पे नाबार्ड के द्वारा आरोही फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निर्माण कराया गया है और इस एफपीओ के माध्यम से, किसान की कंपनी के माध्यम से किसानों को संगठित किया गया है। इसमें कुल 580 किसान हैं। सभी किसान मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इस एरिया में उनको जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उसको हम लोग दूर किए। वो चाहे इनपुट साइड की बात हो या आउटपुट साइड की बात हो। इनपुट साइड में हम लोग उनको खाद बीज सस्ते दामों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। इनके नाम से हम लोग लाइसेंस करवाए हैं और इनको बिज़नेस करने के लिए बीडीए, बिज़नेस डेवलपमेंट असिस्टेंस भी हमने प्रोवाइड करवाया है। बैंक से पूंजी की जो दिक्कत थी उसको हम लोगों ने जेएलजी के माध्यम से ग्रामीण बैंक निकटवर्ती जो लेदा शाखा है वहाँ से हमने करवाया है। इसके अलावा यहाँ जो बुनियादी ढांचा की कमी थी उसमें हम लोग ग्रामीण हाट का निर्माण करवाए हैं। ये हम लोग जो यहाँ पे लेदा में हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोग नाबार्ड के माध्यम से, ग्राम्य विकास निधि के माध्यम से यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। रिसेंटली हम लोग आउटपुट साइड की अगर बात करें तो मार्केटिंग के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, चूँकि यह दूरस्थ गांव है, गिरिडीह से दूर है, तो एफपीओ के किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी अपने माल को बाज़ार तक पहुंचाने में। उसके लिए हम लोग एक इनको मोबाइल वैन की सुविधा हम लोग दिए हैं। 65% अनुदान उनको दिया गया है। इसके अलावा भी तरह तरह की जो समय समय पर कौशल विकास की योजनाएं हैं, प्रशिक्षण की योजनाएं हैं, उससे हम लोग महिलाओं को जोड़ रहे हैं और समय समय पर इनके क्षमता वर्धन के लिए भी हम लोग इनको लगातार ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम से जोड़ते रहे हैं। तो देखा दर्शकों आपने गिरिडीह में रह रहे उन किसानों के बारे में जो कि नाबार्ड के आ जाने के बाद सारी संसाधनों का आसानी से लाभ उठा पा रहे हैं और अपनी खेती में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं कोडरमा के सेक्रेड हार्ट स्कूल में, जहाँ की बच्चियाँ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान से जागरूक हो रही हैं और खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं। आज हम आप पहुँचे हैं कोडरमा जिला के सेक्रेड हार्ट स्कूल में। आइए यहाँ के बच्चियों से हम जानते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में कैसे इनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, कैसे इनकी शिक्षा व्यवस्था हो रही है। मैं इस अभियान से यह समझती हूँ कि बेटियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम देखते हैं औसत आयु में बेटियों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे पहले के ज़माने में छोटी छोटी नन्ही जानों को दफना दिया जाता था, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति है। हमारी प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए कुछ अभियान शुरू किए हैं। कहते हैं पहले बेटी की पढ़ाई फिर बेटी की विदाई, बेटी की पढ़ाई बेटी की विदाई, इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो पहले के ज़माने में कुछ जो ऊपर के लोग होते थे जो सोचते थे कि बेटी को पढ़ाना ज़रूरी है, तो वो बेटियों को पढ़ाते थे, पर पढ़ाने के बाद उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती थी, उनकी सीधे विदाई कर दी जाती थी। मतलब जैसे बेटी जन्म ली, उन्हें पढ़ा दिया, अब उनकी शादी कर दी जाती थी। ऐसा ही कुछ प्रथा पहले के ज़माने में था, पर अब ऐसा नहीं है, अब सारी बेटियां पढ़ती है। मेरा नाम मन्नत आनंद है और मैं क्लास 9C में पढ़ती हूँ और मैं सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सब क्या समझती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से मैं ये समझती हूँ कि बेटियों को आगे रखना चाहिए। हमें बेटियों को प्रेरणा देनी चाहिए कि वो आगे बढ़े और अपने ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होकर के वो कुछ भी कर सके जो उन्हें चाहिए और वो आत्मनिर्भर बन सके। शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए? शादी की उम्र लगभग 18 या 21 साल होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तब तक वो पढ़ करके वो समझ जाएगी, उनके पास ज्ञान हो जाएगा कि उनके ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत है, वो आगे क्या कर सकती हैं क्या नहीं, वो निर्भर हो जाएंगी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उनसे उनको सीख मिलेगी। मेरा नाम सौम्या कुमारी है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ ताकि मैं कुछ बोल सकूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। इस अभियान के तहत क्या समझती हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में लागू किया गया था। यह अभियान में हमें ये बताया जाता है कि बेटियों को आगे रखना चाहिए और उन्हें उनका मनोबल कभी नहीं तोड़ना चाहिए ताकि वह आगे बढ़ सकें और पुरुष के जैसा बन सकें। कहते हैं पहले बेटी की पढ़ाई फिर बेटी की विदाई, ये सब क्या समझते हैं?
मेरा ये कहना नहीं है कि पहले बेटी का पढ़ाई बेटी की विदाई। मेरा ये कहना है कि जो पैसा पिता अपनी बेटी की विदाई के लिए बचाते हैं वो अपने बेटी की पढ़ाई में लगा सके ताकि वो बेटी आगे बढ़ सके। मेरा नाम तनिषा शर्मा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ, सेक्रेट हार्ट स्कूल की। भ्रूण हत्या से आप क्या समझती हैं? गुण हत्या का मतलब होता है कि किसी बच्ची को उसके माँ के गर्भ में ही मार देने को। तो यह सही बात नहीं है, क्योंकि अगर बेटियां गर्भ में ही मर जाएंगी तो फिर वंश का विकास कैसे होगा? वंश को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई बचेगा ही नहीं तो सब फिर ख़त्म ही हो जाएंगे। मेरा नाम शालू अरोड़ा है और मैं सेक्रेट हार्ट स्कूल की म्यूज़िक टीचर हूँ और मैं हर जगह सिखाती हूँ, बट मैं सेक्रेट हार्ट स्कूल में मैं म्यूज़िक शिक्षिका के रूप में यहाँ पे अभी उपस्थित हूँ। मैडम, आप ये गीत जो बनाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ। इससे आप लोगों को जागरूक कर रही हैं, लोगों को प्रेरित कर रही हैं। मैं इससे ये बताना चाहती हूँ इस संगीत के माध्यम से कि जो माता पिता अपने बेटियों को, जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे गर्भ में बेटियां हैं, तो वो कुछ ना कुछ मेडिसिन खिला के या कुछ करके बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। लेकिन उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो बेटियों से आगे वंश कैसे बढ़ेगा? क्या सिर्फ बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं? आजकल तो ऐसा जनरेशन है कि बेटा और बेटी में कुछ फ़र्क होना ही नहीं चाहिए। क्या बेटियां आज हमारी जो डीओ बन रही हैं, एसडीओ बन रही हैं, जो प्रधानमंत्री बनती हैं, इंदिरा गांधी क्या एक लड़की नहीं थी? तो क्या उन्हें मार दिया गया था? वो एक लड़की नहीं थी क्या? वो भी तो बेटी ही थी ना। तो अब ऐसा क्यों किया जाता है कि बेटी को ही मार दिया जाए? इसलिए मैं ये संगीत के माध्यम से ये बताना चाहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को बचाना भी है, उसको शिक्षित भी करना है और उसे नौकरी दिला के उसे आगे बढ़ाना है, ना कि उसको शादी करके घर की एक गृहिणी बना के रख देना है। ऐसे तो बेटियों की लाइफ संघर्ष में ही रह जाएगी ना। इसलिए हमें ऐसा नहीं कराना है। इसलिए बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी को बचाना भी है। बेटी पढ़ाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत विगत 2 सालों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करवा रहे हैं। अभिभावकों को हम लोग यहाँ कॉल करते हैं मीटिंग के लिए, उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं कि बच्चों को आप घर में अच्छी शिक्षा दें, विद्यालय भेजें। आस पड़ोस में उनको यहाँ तक बोला जाता है कि आपके आस पड़ोस में अगर ऐसी बच्चियों की संख्या हो तो हमारे विद्यालय में लाएँ। उसके लिए विशेष हमारे के यहाँ उसकी छूट की व्यवस्था है। हमारी खुद 3 बेटियां हैं। मैं कभी भी बच्चे और बेटियों में कभी अंतर मैंने कभी किया ही नहीं और मैं यही संदेश सभी अभिभावकों को देता हूँ। यहाँ तक कि जब मदर्स डे हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है, मैं उसमें जो हमारी ये स्पीच होती है मैं उसमें ही बोलता हूँ कि बच्चियों और बच्चों में कभी डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और एक विद्यालय शहर में पहला विद्यालय है जहाँ पे अभी भी मेरे के यहाँ 50% जितनी संख्या हमारी है विद्यालय में बच्चों की, उसमें 50% बच्चियों की संख्या हमारे के यहाँ है। कई ऐसे वर्कशॉप हमने करवाया है अपने विद्यालय में और उसमें अभिभावकों को हमने कई बार ऐसा संदेश भी दिया है कि बच्चों में और बच्चियों में अंतर नहीं होनी चाहिए, या फिर आस पास में या अपने घर में ही इस प्रकार की कहीं कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही हो जहाँ पे कि बच्चियों का जन्म जो है सो अभिशाप माना जाता है, ऐसा न समझें आप। और मैंने कई बार कैसे बहुत सारे उदाहरण मैंने उनको पेश किए हैं और आजकल टीवी में भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने विद्यालय का एग्जाम्पल दिया जहाँ बच्चियाँ हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर बनी हुई है। मैं वो एग्जाम्पल उनके सामने रखता हूँ कि देखिए बच्चियाँ आज कहाँ से कहाँ चली गई। अगर उन्हें शिक्षा न दिया होता तो आज वो बोझ बन गई होती। इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। आप अगर बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो बच्चों में और बच्चियों में कहीं कोई किसी तरह का कोई अंतर आज के दिन में नहीं है। हर क्षेत्र में बच्चियाँ अच्छी कर रही है, कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जहाँ बच्चियाँ अच्छा नहीं कर रही हो। दूरदर्शन के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दूरदर्शन के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि बच्चियों में कभी भी अंतर न लोग समझें। बच्चियाँ कभी भी बच्चों से पीछे नहीं है। मैंने अपने विद्यालय में देखा है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरी आंखों के सामने जहाँ बच्चियाँ बहुत हाइट पे हैं। इसलिए आप बच्चों को कृपया अभी सभी अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, वो बच्चे अच्छा करके दिखाएंगे। जो भी माता पिता उन पारंपरिक सोच में अभी भी जकड़े हुए हैं, जो भ्रूण हत्या जैसे अभिशाप से ग्रस्त हैं और पीड़ित हैं, वो उनकी मानसिक विकलांगता है
और उससे हमें निश्चित तौर पे बाहर निकलना होगा, क्योंकि एक सभ्य, संस्कृत और सिविलाइज्ड और एक विकसित समाज के लिए लड़कियों को एजुकेटेड होना बहुत आवश्यक है। लड़कियां देश का क्या, समाज का, अपने परिवार का मेरुदंड हैं। उनके बिना एक स्वस्थ समाज की कल्पना बिल्कुल ही नहीं की जा सकती हैं। और उदाहरण तो हमारे सामने बहुत सारे ब्रिलियंट एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में। लड़कियां अब NDA में जाने लगी हैं। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट बन के सैटेलाइट में जाने लगी हैं। लड़कियां NDA क्वालिफाई करके पायलट्स बन रही हैं। तो लड़कियां अब लड़कों से किसी भी परिप्रेक्ष्य में पीछे नहीं है। वो उनके साथ कदम से कदम मिला के और उनसे कंधे में कंधे मिला के जहाँ तक कि उनसे आगे ही बढ़ रही हैं। तो क्यों ना हम लोग उनको प्रॉपरली एजुकेट करें, ताकि समाज को एक अच्छी तस्वीर मिले समाज को। मेरा नाम प्रमोद शर्मा है और मैं यहाँ पे एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। और जैसे प्रधानमंत्री जी का जो एक उद्देश्य रहा है बेटियों को पढ़ाने का, आजकल हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं एकेडमिक में। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको सशक्त करने की बात करते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम स्कूल में कराते हैं जिससे वुमेन एम्पावरमेंट होता है। हम यहाँ पे एडमिशन्स में उनको प्रोत्साहन देते हैं। बहुत सारे डिस्काउंट सिस्टम्स हैं जिसमें हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि कोई भी गर्ल चाइल्ड, कोई भी बच्ची बिना पढ़ाई के न रहे। चाहे वो अलग से कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात हो, वो सारे सब चीज़ करते हैं। एक्टिविटीज़ में हम गर्ल्स को आगे रखते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम लोग गर्ल्स को प्रमोट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो लेडीज़ टीचर्स हैं वो मोर देन 70% हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को बताते हैं कि देखिए, अगर आपकी टीचर पढ़ करके और अर्न कर रही हैं तो हम क्यों नहीं आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें, स्कूल में पढ़ाएं लिखाएं। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से नाबार्ड के आ जाने के बाद गिरिडीह के किसान लाभान्वित हो रहे हैं और उस सारी संसाधनों का लाभ उठा पा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा कोडरमा के सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ रही उन बच्चों के बारे में जो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान से जागरूक हो रही है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम आपके तक पहुँचा सके होंगे। तो हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।